नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान में शोध यानी रिसर्च की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। जी हाँ, और खास तौर पर सकारात्मक मनोविज्ञान मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजी के नजरिए से देखेंगे। हमारी ये जो चर्चा है इसका आधार एक अकादमिक दस्तावेज है, MPC 046 ब्लॉक 1 यूनिट 2, उसी के कुछ अंश। बिल्कुल, और हमारा मकसद है कि इस सोर्स से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें। हाँ, जैसे कि रिसर्च क्यों जरूरी है, इसके असली लक्ष्य क्या होते हैं, कितने अलग अलग तरीकों से की जाती है, और ये भी कि सकारात्मक मनोविज्ञान इन तरीकों का इस्तेमाल कैसे करता है, खासकर जब बात इंसानी ताकतों और खुशहाली को समझने की हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शोध या रिसर्च सुनने में तो बड़ा भारी लगता है, ये आखिर है क्या चीज और क्यों किया जाता है ये सब? भारी भरकम नहीं, इसे आप एक तरह की व्यवस्थित जासूसी समझ सकते हैं। जासूसी? अच्छा। हाँ, मतलब ये एक तरीका है बहुत सलीके से, बिना किसी तरफ झुके जानकारी इकट्ठा करने और उसे समझने का, और सब कुछ सबूतों पर, आंकड़ों पर आधारित होता है। ठीक है। इसका सीधा सा मकसद है, देखिए, हम जो जानते हैं उसमें जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, उन्हें भरना। मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 बड़े लक्ष्य होते हैं। 3 लक्ष्य कौन कौन से? पहला है वर्णन, अंग्रेजी में कहें तो डिस्क्रिप्शन। वर्णन मतलब किसी चीज या घटना का बस चित्र खींचना, उसे जस का तस बयान करना। जैसे सकारात्मक मनोविज्ञान में हम पूछ सकते हैं कि भाई ये क्षमा या माफ कर देना, इसका असल मतलब क्या है, इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं। अच्छा, तो पहले बस ये समझना कि वो चीज है क्या असल में। हाँ, ठीक है। हाँ, दूसरा लक्ष्य है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। व्याख्या? हाँ, ये थोड़ा गहरा लग रहा है। हाँ, इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें क्यों होती हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, ये क्यों का जवाब ढूंढता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे क्यों किसी को माफ कर देने से हमारा तनाव कम हो सकता है, या ऐसा क्यों है कि जब हम शुक्रगुजार होते हैं, मतलब ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, तो शायद दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। यहाँ हम अलग अलग चीजों, जिन्हें हम चर या वेरिएबल्स कहते हैं, उनके बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी कि क्यों हो रहा है। और तीसरा है भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन। भविष्यवाणी मतलब आगे क्या होगा ये बताना। बिल्कुल, जब हम समझ जाते हैं कि 2 चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं या कोई घटना क्यों होती है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अच्छा, जैसे क्या किसी के शुक्रगुजार होने के एहसास से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भविष्य में दूसरों की गलतियों को कितनी आसानी से नजरअंदाज कर पाएगा या उन्हें स्वीकार कर पाएगा। समझ गया। तो ये 3 मुख्य काम हो गए, बताना कि क्या है, समझाना कि क्यों है, और अंदाजा लगाना कि क्या होगा। एकदम सही। शोध इन्हीं 3 लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमता है। ये रिश्तों, अंतरों, प्रभावों का अध्ययन करता है और भविष्यवाणी में मदद करता है। ठीक है, तो ये तो हुई लक्ष्यों की बात। अब ये बताइए, क्या शोध करने का कोई एक ही तरीका है या इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? नहीं, एक ही तरीका नहीं है। जरूरत और मकसद के हिसाब से तरीके बदलते रहते हैं। हम इन्हें कुछ आधारों पे बांट सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहला आधार है इस्तेमाल के आधार पर, मतलब एप्लीकेशन के बेस पर। इस्तेमाल के आधार पर? हाँ, इसमें एक होता है शुद्ध या सैद्धांतिक शोध, प्योर या थ्योरेटिकल रिसर्च। सैद्धांतिक मतलब? इसका मकसद होता है ज्ञान के लिए ज्ञान बढ़ाना, बुनियादी अवधारणाओं को समझना, जैसे याददाश्त कैसे काम करती है या हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है। ये बस बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढता है, नए सिद्धांत बनाता है और उन्हें परखता है। अच्छा, ये तो हुआ ज्ञान बढ़ाने के लिए। और दूसरा है व्यावहारिक शोध, अप्लाइड रिसर्च। व्यावहारिक मतलब काम में लाने वाला। हाँ, बिल्कुल। ये उस थ्योरी को, उस ज्ञान को असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल करता है। कोई उदाहरण? जैसे याददाश्त पर हुई रिसर्च का इस्तेमाल करके ये पता लगाना कि बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ता है, ज्ञान को काम में लाता है। ठीक है, समझ गया। एक थ्योरी बनाने के लिए, दूसरा उसे लागू करने के लिए। ये तो हुआ इस्तेमाल के आधार पर। और कोई तरीका है इन्हें बांटने का? जी हाँ, दूसरा आधार है मकसद के आधार पर, ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर। मकसद? अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? इसमें पहला है वर्णनात्मक शोध, जिसकी हमने बात की थी, डिस्क्रिप्टिव। ये सिर्फ बताता है कि क्या हो रहा है। हाँ, जैसे वो माफी वाला उदाहरण था। या जैसे दिल्ली के स्कूलों में जो हैप्पीनेस करिकुलम चल रहा है, बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये बस वर्णन है।
इसके लिए हम लोगों को देख सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं सर्वे के जरिए, या किसी एक मामले का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों का जवाब नहीं देता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसकी सीमा है। फिर आता है सह संबंधात्मक शोध, कोरिलेशनल रिसर्च। सह संबंधात्मक यानी संबंध देखने वाला। हाँ, ये दो या ज्यादा चीजों के बीच रिश्ता या जुड़ाव देखता है, मतलब वो कैसे जुड़ी हुई है। जैसे क्या बच्चों के पालने के तरीके, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल और उनके आत्मविश्वास के बीच कोई संबंध है। इसके लिए भी अवलोकन, सर्वे या इंटरव्यू का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इसमें वो वाली बात है ना कि जुड़ाव का मतलब ये नहीं कि एक चीज दूसरे का कारण है। ये तो आपने पहले भी इशारा किया था। बिल्कुल सही पकड़ा। ये समझना बहुत जरूरी है। सह संबंधात्मक शोध ये तो बता सकता है कि मान लीजिए आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ। जिनका आत्मसम्मान कम है, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी शायद कमजोर हो। हाँ। पर ये नहीं बता सकता कि क्या कम आत्मसम्मान से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, या बिगड़े हुए मानसिक स्वास्थ्य से आत्मसम्मान कम होता है, या कोई तीसरी ही चीज है जो दोनों पर असर डाल रही है। अच्छा, ये तो बहुत अहम बात है। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर दो चीजें साथ हो रही हैं, तो एक की वजह से दूसरी हो रही है। हाँ, ये गलती आम है। सहसंबंध सिर्फ जुड़ाव दिखाता है, कारण नहीं। कारण जानने के लिए हमें अगले प्रकार पर जाना होगा। और वो कौन सा है? वो है व्याख्यात्मक शोध, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। व्याख्यात्मक तो ये क्यों का जवाब देगा? कोशिश यही रहती है, ये समझने की कोशिश करता है कि चीजें क्यों होती हैं। जैसे क्यों पढ़ाई में खराब प्रदर्शन कभी-कभी इंटरनेट की लत की तरफ ले जाता है। इसके लिए तरीका भी अलग होगा फिर? हाँ, इसके लिए अक्सर प्रायोगिक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल होता है। इसमें शोधकर्ता माहौल पर ज्यादा नियंत्रण रखते हैं, चीजों को बदलते हैं और उसका असर देखते हैं। कंट्रोल रखकर लैब वगैरह में? हाँ, अक्सर लैब में। इससे नतीजों पर भरोसा बढ़ता है, जिसे हम आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। क्या सीमा है? लैब का बनावटी माहौल लोगों के व्यवहार को बदल भी सकता है। वो शायद वैसे बर्ताव ना करें जैसे असल जिंदगी में करते हैं। हाँ, ये भी है। तो ये हो गया व्याख्यात्मक। और कोई मकसद बचा? एक और है अन्वेषणात्मक शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अन्वेषणात्मक ये क्या है? ये तब किया जाता है जब किसी विषय के बारे में बहुत कम जानकारी हो। हम बस ये देखना चाहते हैं कि क्या इस पर आगे शोध करना ठीक रहेगा, क्या ये संभव है। एक तरह की शुरुआती छानबीन। जैसे मान लीजिए कोई किसी अनजान कबीले के रीति रिवाजों को पहली बार समझने की कोशिश कर रहा है। पहले वो बस जाकर देखेगा, थोड़ी बहुत बात करेगा, ताकि उसे अंदाजा लगे कि यहाँ क्या-क्या जानना जरूरी है और कैसे जाना जा सकता है। इसे एक तरह की पायलट स्टडी भी कह सकते हैं। अच्छा, मतलब मैदान तैयार करना आगे के शोध के लिए। ठीक है, तो ये उद्देश्यों के आधार पर हो गए, वर्णनात्मक, सहसंबंधात्मक, व्याख्यात्मक और अन्वेषणात्मक। और तीसरा आधार क्या था? तीसरा आधार है पूछताछ के तरीके के आधार पर, बेस्ड ऑन इंक्वायरी मोड। पूछताछ का तरीका, इसमें क्या है? इसमें मुख्य रूप से दो हैं, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। मात्रात्मक और गुणात्मक, ये नाम तो सुने हैं, क्या फर्क है इनमें? मात्रात्मक शोध में सब कुछ काफी पहले से तय होता है, एक ढांचा होता है। इसमें आंकड़ों मतलब नंबर्स का इस्तेमाल होता है। कोशिश होती है कि जो नतीजे आए उन्हें बड़े समूह पर लागू किया जा सके, जिसे सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कहते हैं। ये तर्क पर ज्यादा जोर देता है। ठीक है, नंबर्स और सामान्यीकरण। और गुणात्मक शोध ज्यादा लचीला होता है, पहले से बंधा हुआ नहीं होता। इसमें आंकड़ों के बजाय लोगों के अनुभवों, उनके विचारों, उनकी कहानियों को गहराई से समझने पर जोर होता है। ये अनुभव पर आधारित होता है, मतलब जो हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो इसमें गहरी जानकारी मिलती होगी? हाँ, बहुत गहरी जानकारी मिलती है, लेकिन क्योंकि ये अक्सर कम लोगों पर किया जाता है और हर किसी का अनुभव अलग होता है, इसलिए इसके नतीजों को सब पर लागू करना मुश्किल होता है। अच्छा, तो दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आजकल एक तीसरा तरीका भी काफी चलन में है, मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड। इसमें जरूरत के हिसाब से दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि विषय की पूरी तस्वीर मिल सके। वाह, मतलब शोधकर्ता के पास तो चुनने के लिए कई सारे औजार हैं अपने सवाल और जरूरत के हिसाब से। एग्जैक्टली। ये तो हुई प्रकारों की बात। अब ये बताइए
असल में ये शोध किया कैसे जाता है? मतलब इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? सुनने में लगता है ये काफी लंबा और शायद पेचीदा काम होगा। हाँ, प्रक्रिया थोड़ी विस्तृत जरूर है, लेकिन अगर उसे एक एक स्टेप देखें तो वो काफी व्यवस्थित है। इसे हम मोटे तौर पर 6 कदमों में बांट सकते हैं। 6 कदम? जी। अच्छा, पहला कदम क्या है? पहला कदम विषय चुनना और उससे जुड़ी पुरानी रिसर्च को पढ़ना, मतलब टॉपिक सिलेक्शन और लिटरेचर रिव्यू। विषय चुनना, ये कैसे होता है? आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया कहीं से भी आ सकता है। अपने टीचर या किसी सीनियर रिसर्चर से बात करके पुरानी रिसर्च पढ़ते हुए कोई सवाल मन में आ सकता है, खासकर नए जर्नल लेख। अपने आसपास लोगों को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर कोई जिज्ञासा हो सकती है। हाँ, या अपनी जिंदगी से कोई सवाल उठ सकता है। बिल्कुल। एक बार आइडिया आ जाए तो फिर उसे परखना पड़ता है। क्या ये कुछ नया है? क्या इस पर काम करना संभव है, मतलब फीजिबल है? क्या मेरे पास जरूरी साधन रिसोर्सेज हैं? और सबसे जरूरी, क्या मुझे इसमें सच में दिलचस्पी है? हाँ, दिलचस्पी के बिना तो ये लंबा सफर मुश्किल हो जाएगा। एकदम। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस पहले कदम का, साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। साहित्य समीक्षा मतलब उस विषय पर जो पहले लिखा गया है उसे पढ़ना? हाँ, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं। इसका मतलब है उस विषय पर पहले जो भी काम हुआ है, किताबें, जर्नल लेख, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, डेटाबेस जैसे साइकिनफो, पबमेड वगैरह, उसे ढूंढना, पढ़ना, समझना और फिर उसका विश्लेषण करना। विश्लेषण करना मतलब सिर्फ समरी नहीं लिखना? नहीं, सिर्फ समरी नहीं। एक अच्छी लिटरेचर रिव्यू ये बताती है कि इस विषय पर मुख्य सिद्धांत क्या है, कौन-कौन सी महत्वपूर्ण स्टडीज हो चुकी हैं, उन स्टडीज में क्या समानताएं हैं, क्या विरोधाभास है, कहाँ जानकारी की कमी है यानी रिसर्च गैप्स क्या हैं, और आगे किस दिशा में शोध किया जा सकता है। ये विषयवार तरीके से प्रस्तुत की जाती है, ना कि सिर्फ एक के बाद एक स्टडी का सारांश। अच्छा, तो ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं बल्कि उसे समझना और आपस में जोड़ना है। ये तो काफी मेहनत का काम लगता है, लेकिन बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर हम अपना शोध प्रश्न या रिसर्च क्वेश्चन तय करते हैं कि हम असल में क्या पता लगाना चाहते हैं। और यहीं पर वो चर वाली बात भी आती होगी, वेरिएबल्स। हाँ, बिल्कुल। यही हम पहचानते हैं कि हमारे अध्ययन में कौन से चर हैं। स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल IV, यानी जिसे हम बदलते या नियंत्रित करते हैं। आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल DV, यानी जिस पर हम असर देखते हैं। और बाहरी चर, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, यानी वो चीजें जो नतीजों पर असर डाल सकती हैं और जिन्हें हमें कंट्रोल करना होता है। और उनकी परिभाषा भी तय करनी होती है। हाँ, उनकी स्पष्ट परिचालन परिभाषा यानी ऑपरेशनल डेफिनेशन बनानी होती है। मतलब हम ठीक कैसे नापेंगे कि कोई कितना खुश है, या तनाव का स्तर क्या है, या आत्मविश्वास को कैसे मापा जाएगा, ये सब साफ होना चाहिए। बाप रे, ये तो पहला कदम ही काफी सोचने समझने और पढ़ने वाला है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है दूसरा कदम, काम करने का तरीका तय करना, यानी मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी, ये तो सुना है। इसमें क्या क्या आता है? ये समझिए कि ये पूरे शोध की रूपरेखा है, ब्लूप्रिंट है। इसमें हम सबसे पहले अपने अध्ययन के स्पष्ट लक्ष्य लिखते हैं। हम इस शोध से क्या हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य तय हो गए। फिर पुरानी रिसर्च और थ्योरी के आधार पर हम कुछ अस्थायी अंदाजे लगाते हैं, जिन्हें परिकल्पना, हाइपोथेसिस कहते हैं। अंदाजे मतलब हमें क्या लगता है कि नतीजा क्या निकलेगा? हाँ, एक तरह से ये 2 तरह की हो सकती हैं। शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, जो कहती है कि कोई असर या संबंध नहीं है, और वैकल्पिक परिकल्पना, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कहती है कि असर या संबंध है। शोधकर्ता का काम होता है सबूतों के आधार पर यह तय करना कि शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार। यहीं पर वो टाइप 1 और टाइप 2 एरर वाली बात भी आती है। जी हाँ, टाइप 1 एरर तब होता है जब हम एक सच्ची शून्य परिकल्पना को गलती से अस्वीकार कर देते हैं, और टाइप 2 एरर तब होता है जब हम एक झूठी शून्य परिकल्पना को गलती से स्वीकार कर लेते हैं। शोधकर्ता को इन गलतियों से बचने की कोशिश करनी होती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि गुणात्मक शोध में हमेशा परिकल्पना बनाना जरूरी नहीं होता। अच्छा, परिकल्पना बन गई। अब सबसे जरूरी हिस्सा शायद कि रिसर्च करेंगे कैसे।
लगता है कि हम अपनी रिसर्च असल में करेंगे कैसे। ये पूरी योजना है जो सटीकता, वस्तुनिष्ठता और वैधता सुनिश्चित करने में मदद करती है। इसके भी प्रकार होते होंगे। हाँ, कई तरह के डिजाइन होते हैं। जैसे क्या हम प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चुनेंगे जिसमें पूरा नियंत्रण हो, हम चर को बदलें, मैनिपुलेशन, और लोगों को समूहों में यादृच्छिक रूप से डालें, या हम गैर प्रायोगिक नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चुनेंगे जो असल दुनिया की सेटिंग में होता है, जहां हम सिर्फ वर्णन करते हैं या अवलोकन करते हैं या संबंध देखते हैं बिना किसी हेरफेर के। और बीच का रास्ता भी था। हाँ, अर्ध प्रायोगिक क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। इसमें हेरफेर तो होता है लेकिन लोगों को समूहों में यादृच्छिक रूप से डालना संभव नहीं हो पाता, जैसे स्कूलों या अस्पतालों में पहले से बने समूह होते हैं। ठीक है। और गुणात्मक के लिए? गुणात्मक शोध के अपने डिजाइन होते हैं, जैसे केस स्टडी, फोकस ग्रुप चर्चा, सहभागी अवलोकन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। डिजाइन इस पर भी निर्भर करता है कि हम लोगों से कितनी बार मिलेंगे, सिर्फ एक बार क्रॉस सेक्शनल, या शुरू और आखिर में, बिफोर आफ्टर, या फिर लंबे समय तक बार बार लॉन्गिट्यूडनल। डिजाइन तय हो गया, अब लोग कहाँ से आएंगे? वो आता है नमूना यानी सैंपल चुनने में। हम पूरी आबादी पॉपुलेशन पर तो शोध कर नहीं सकते, इसलिए हम उसका एक छोटा हिस्सा चुनते हैं जिसे नमूना कहते हैं, और उस पर अध्ययन करके पूरी आबादी के बारे में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। नमूना चुनने का तरीका भी मात्रात्मक और गुणात्मक में अलग होगा। हाँ, मात्रात्मक शोध में कोशिश होती है कि नमूने का आकार पहले से तय हो और वो यादृच्छिक तरीके से चुना जाए ताकि वो पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व करे। गुणात्मक शोध में हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमें गहरी, भरपूर जानकारी, इंफॉर्मेशन रिच दे सके। यहाँ आकार पहले से तय नहीं होता, हम तब तक डेटा इकट्ठा करते हैं जब तक नई जानकारी मिलनी बंद न हो जाए, जिसे डेटा संतृप्ति, डेटा सैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, नमूना भी चुन लिया, अब जानकारी लेंगे कैसे? उसके लिए हम उपकरण चुनते हैं। मात्रात्मक में अक्सर मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या संरचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स होते हैं। गुणात्मक में हम असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, अवलोकन गाइड या फोकस समूह चर्चा के लिए गाइड इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, नैतिकता, एथिकल इश्यूज। हाँ, वो इसी चरण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें ये सोचना होता है कि हमारे शोध से किसी प्रतिभागी को कोई नुकसान न पहुंचे। उनकी सहमति कैसे लेनी है, उनकी जानकारी कैसे गोपनीय रखनी है, ये सब योजना का हिस्सा होता है। इस पर हम बाद में और विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। और इन सब बातों को उद्देश्य, परिकल्पना, डिजाइन, नमूना, उपकरण, नैतिकता, इन सब को मिलाकर एक शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल तैयार किया जाता है। ये एक तरह से पूरी योजना का दस्तावेज होता है। बाप रे, ये दूसरा कदम तो सच में बहुत बड़ा और अहम है। पूरी रिसर्च की नींव यहीं रखी जाती है। आगे के कदम शायद थोड़े सीधे होंगे। हाँ, कह सकते हैं। अगला कदम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा कदम डेटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना, मतलब डेटा कलेक्शन और एनालिसिस। जो तरीका हमने मेथोडोलॉजी में तय किया है उसके हिसाब से जानकारी या डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर उस डेटा का विश्लेषण किया जाता है ताकि उससे कुछ मतलब निकाला जा सके। ठीक है, डेटा आ गया, उसका विश्लेषण भी हो गया। अब चौथा कदम निष्कर्ष, चर्चा और परिणाम, फाइंडिंग्स, डिस्कशन और कंक्लूजन। यहाँ हम बताते हैं कि विश्लेषण से हमें क्या पता चला, हमारे नतीजे क्या रहे। हम देखते हैं कि हमारी परिकल्पना सही साबित हुई या नहीं। फिर हम इन नतीजों पर चर्चा करते हैं, इनका क्या मतलब है, ये पिछली रिसर्च या थ्योरी से कैसे जुड़ते हैं, इनके क्या निहितार्थ हो सकते हैं, और आखिर में एक निष्कर्ष निकालते हैं। ये सब रिपोर्ट करना होता? हाँ, और पांचवा कदम इसी से जुड़ा है, संदर्भ लिखना, रेफरेंसेस। हमने अपनी रिसर्च में, खासकर लिटरेचर रिव्यू और चर्चा में, जिन भी पुराने अध्ययनों या किताबों का इस्तेमाल किया है, उनकी पूरी लिस्ट सही फॉर्मेट में, जैसे API स्टाइल में देनी होती है, ताकि कोई और चाहे तो उन स्रोतों को देख सके। बिल्कुल। और छठा और आखिरी कदम, शोध पत्र तैयार करना, प्रिपेयरिंग अ रिसर्च पेपर। हमने जो भी खोजा है, जो भी नतीजे निकाले हैं, उन्हें वैज्ञानिक समुदाय और जरूरत हो तो आम लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसके लिए शोध पत्र लिखा जाता है और उसे किसी जर्नल में प्रकाशित करवाने की कोशिश की जाती है या कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया जाता है। वाह,
तो ये वाकई एक पूरी यात्रा है, एक छोटे से आइडिया से शुरू होकर उसे दुनिया के साथ साझा करने तक। बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया है। अब जरा वापस आते हैं सकारात्मक मनोविज्ञान पर। ये फील्ड जो इंसानी खुशहाली और ताकतों पर इतना जोर देती है, इन सब रिसर्च तरीकों का इस्तेमाल कैसे करती है? क्या इसमें कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल। सकारात्मक मनोविज्ञान का मुख्य ध्यान, जैसा हमने शुरू में कहा, 3 चीजों पर रहता है। सकारात्मक अनुभव जैसे खुशी, आशा, प्रेम, सकारात्मक व्यक्तिगत गुण या लक्षण जैसे हिम्मत, दया, कृतज्ञता, जिन्हें कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स भी कहते हैं, और सकारात्मक संस्थान जैसे अच्छे स्कूल, सहयोगी समुदाय, सकारात्मक कार्यस्थल। और मकसद साफ है, व्यक्ति और समाज की भलाई को कैसे बढ़ाया जाए, उसे कैसे समझा जाए। तो इसके लिए कौन से तरीके ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, मात्रात्मक या गुणात्मक? देखिए, दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। सकारात्मक मनोवैज्ञानिक सर्वे, प्रश्नावली का भी इस्तेमाल करते हैं, मात्रात्मक, और साथ ही लोगों के अनुभवों को समझने के लिए इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, केस स्टडीज, गुणात्मक का भी सहारा लेते हैं। अच्छा। खासतौर पर सकारात्मक मनोविज्ञान में इस बात पर बहुत जोर रहता है कि कौन से हस्तक्षेप, मतलब इंटरवेंशंस, या कौन से तरीके या कार्यक्रम लोगों की खुशहाली बढ़ाने में वाकई कारगर हैं। जैसे, क्या कृतज्ञता लिखने से सच में खुशी बढ़ती है? क्या ध्यान, मेडिटेशन करने से तनाव कम होता है? तो यहाँ सबूत आधारित एविडेंस बेस्ड उपायों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो काफी सकारात्मक लगता है, लेकिन क्या इस फील्ड में रिसर्च को लेकर कुछ चिंताएं या आलोचनाएं भी हैं? स्रोत में शायद कुछ ऐसा था। हाँ, स्रोत कुछ आलोचनाओं का उल्लेख करता है। कभी-कभी ये कहा जाता है कि सकारात्मक मनोविज्ञान की कुछ रिसर्च उतनी कठोर या मजबूत नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मतलब क्या कमी रह जाती है? एक तो ये कि बहुत ज्यादा अध्ययन लंबे समय तक नहीं चलते, ज्यादातर क्रॉस सेक्शनल होते हैं जो एक समय पर ही जानकारी लेते हैं। अनुदैर्ध्य अध्ययन, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, जो समय के साथ बदलाव देखते हैं, वो कम है। अच्छा, और दूसरी आलोचना ये है कि ज्यादातर अध्ययन लोगों द्वारा खुद बताई गई जानकारी पर निर्भर करते हैं। सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, मतलब लोग खुद बताते हैं कि वो कितने खुश हैं या कितने आशावादी हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि लोग हमेशा सही नहीं बता पाते, या शायद बताना नहीं चाहते। कभी वो सामाजिक रूप से वांछनीय जवाब दे देते हैं, तो इन पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। और कोई आलोचना? हाँ, ये भी कहा जाता है कि कभी-कभी ये फील्ड जीवन के नकारात्मक पहलुओं या मुश्किलों को नजरअंदाज कर देती है और सिर्फ अच्छा देखने पर ज्यादा ध्यान देती है। साथ ही सांस्कृतिक संदर्भ, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी कई बार अनदेखा कर दिया जाता है। ज्यादातर रिसर्च पश्चिमी देशों में पढ़े लिखे लोगों पर हुई है, तो उसके नतीजे पूरी दुनिया पर लागू होंगे या नहीं, ये एक सवाल है। ये तो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्या इस पर कोई शोध भी हुआ है कि सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध कैसा हो रहा है? हाँ, स्रोत में हेविग और उनके साथियों, हेलविग इटाल 2020 की एक समीक्षा का जिक्र है। उन्होंने पाया कि सकारात्मक मनोविज्ञान के शोध में प्रायोगिक तरीकों का इस्तेमाल कम होता है और स्व रिपोर्ट उपायों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि कुल मिलाकर शोध की गुणवत्ता ठीक-ठाक थी। तो उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए होंगे? जी हाँ, उनका सुझाव था कि शोधकर्ताओं को विविध शोध विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ स्व रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा अनुदैर्ध्य अध्ययन करने चाहिए, नमूने बड़े और ज्यादा विविध होने चाहिए, जिनमें अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल हों, और डेटा का विश्लेषण करने के लिए ज्यादा जटिल और बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मतलब ये फील्ड अभी भी विकसित हो रही है और अपनी रिसर्च को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। भविष्य में क्या उम्मीदें हैं? क्या कुछ नया हो सकता है? गतिविधियों को देखने के लिए fMRI जैसी तकनीकें, न्यूरोसाइंस के तरीके, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी इस्तेमाल हो सकता है अनुभवों को समझने में। अच्छा। साथ ही एक ही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई अलग अलग तरीकों जैसे सर्वे, इंटरव्यू, व्यवहार का अवलोकन का एक साथ इस्तेमाल करने पर जोर रहेगा, जिसे त्रिभुजन कहते हैं। इससे नतीजों पर भरोसा बढ़ता है। और गुणात्मक तरीकों का क्या? गुणात्मक तरीके भी महत्वपूर्ण रहेंगे, खासकर लोगों के गहरे अनुभवों को समझने और शायद शिक्षा जगत और समाज के बीच की खाई पाटने में। ये तो हुई रिसर्च के तरीकों की बात, लेकिन ये जो चीजें हैं, खुशी, आशा, कृतज्ञता, चरित्र की ताकतें,
इनको हम नापते कैसे हैं? मूल्यांकन यानी असेसमेंट की क्या भूमिका है यहाँ? मूल्यांकन सकारात्मक मनोविज्ञान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसका लक्ष्य है इन अलग-अलग सकारात्मक मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं या निर्माणों को मापना, जैसे किसी व्यक्ति की चरित्र शक्तियों को मापना या उनकी खुशहाली के स्तर को जानना। क्यों मापते हैं? ताकि हम समझ सकें कि इन्हें कैसे और बढ़ाया जा सकता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कोई कहाँ खड़ा है, तो हम उसे आगे बढ़ने में मदद कैसे करेंगे? मूल्यांकन हमें ये समझने में मदद करता है कि एक अच्छा जीवन कैसा दिखता है और उसे कैसे पाया जा सकता है। लेकिन क्या इन अंदरूनी चीजों को मापना आसान है? खुशी को कोई थर्मामीटर से तो नाप नहीं सकता। सही कहा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक और मुश्किल जिसका जिक्र स्रोत में भी है, वो ये कि ज्यादातर मौजूदा पैमाने या उपाय पश्चिमी संस्कृति और दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि जो चीजें पश्चिम में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, वो दूसरी संस्कृतियों में उतनी महत्वपूर्ण ना हो या उनका मतलब अलग हो। इसलिए जरूरत है कि या तो मौजूदा पैमानों को दूसरी संस्कृतियों के हिसाब से अनुकूलित अडेप्ट किया जाए, या फिर उन संस्कृतियों के लिए बिल्कुल नए स्वदेशी उपाय विकसित किए जाएं। स्वदेशी उपाय जैसे भारतीय संदर्भ में अहंकार की अवधारणा या त्रिगुण सत्व रजस तमस के सिद्धांत को समझने और मापने के लिए हमें अपने तरीके विकसित करने होंगे। ये पश्चिमी पैमानों से शायद ना हो पाए। अच्छा, यहाँ टेस्टिंग और असेसमेंट, इन दो शब्दों में भी लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, इनमें फर्क है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण या टेस्टिंग ज्यादा सीमित शब्द है। ये किसी व्यवहार के नमूने को एक मानकीकृत तरीके से नापने का जरिया है, जैसे कोई IQ टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट। और असेसमेंट, मूल्यांकन या असेसमेंट एक ज्यादा व्यापक प्रक्रिया है। इसमें टेस्टिंग शामिल हो सकती है, लेकिन इसके अलावा और भी कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करना शामिल होता है, जैसे व्यक्ति से बातचीत, इंटरव्यू, उसके व्यवहार का अवलोकन, उसके पुराने रिकॉर्ड देखना, शायद उसके परिवार या दोस्तों से बात करना। असेसमेंट का लक्ष्य व्यक्ति की एक पूरी तस्वीर बनाना होता है। तो असेसमेंट ज्यादा बड़ा दायरा है और इसके तरीके भी मात्रात्मक और गुणात्मक हो सकते हैं। जी हाँ, मात्रात्मक मूल्यांकन में हम प्रश्नावली या संरचित इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमें संख्यात्मक डेटा मिलता है। गुणात्मक मूल्यांकन में हम असंरचित या अर्धसंरचित इंटरव्यू, लोगों की लिखी कहानियां, फोकस समूह चर्चा या अवलोकन का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमें वर्णनात्मक गहरी जानकारी मिलती है। आजकल तो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया डेटा का भी इस्तेमाल मूल्यांकन में होने लगा है। और एक अच्छा मनोवैज्ञानिक टेस्ट या पैमाना बनाना, ये भी अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया होगी। आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान नहीं है। एक अच्छा, भरोसेमंद और वैध मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाने में कई चरण लगते हैं। पहले योजना बनाई जाती है, फिर बहुत सारे सवाल या आइटम लिखे जाते हैं, फिर विशेषज्ञ उन आइटम्स की समीक्षा करते हैं। चुने हुए आइटम्स को एक छोटे समूह पर आजमाया जाता है, पायलट टेस्टिंग, फिर उसे ठीक करके एक बड़े प्रतिनिधि समूह पर प्रशासित किया जाता है, ताकि उसकी विश्वसनीयता और वैधता जांची जा सके और मानक तय किए जा सकें। आखिर में एक विस्तृत परीक्षण मैनुअल तैयार किया जाता है, जिसमें टेस्ट के बारे में सारी जानकारी होती है। काफी लंबा और वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो शोध की पूरी प्रक्रिया में, चाहे वो डेटा इकट्ठा करना हो या मूल्यांकन करना हो, एक बात जो बार बार सामने आ रही है, वो है लोगों का ध्यान रखना जिन पर शोध हो रहा है। यहीं पर शायद नैतिक दिशा निर्देशों की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उंगली रखी है। नैतिकता यानी एथिक्स शोध की आत्मा है। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये वो मानक है, वो सिद्धांत है जो सुनिश्चित करते हैं कि हम शोध करते समय निष्पक्ष रहें, न्यायपूर्ण रहें और सबसे बढ़कर जिन लोगों पर हम शोध कर रहे हैं उनके साथ सही व्यवहार करें। हिपोक्रेटिक शपथ की तरह यहाँ भी पहला सिद्धांत है, कोई नुकसान ना पहुँचाना। और ये नैतिकता शोध के किस हिस्से में लागू होती है? हर हिस्से में, शुरू से लेकर आखिर तक। विषय चुनने से लेकर डिजाइन बनाने, डेटा इकट्ठा करने, नतीजे लिखने और उन्हें प्रकाशित करने तक, हर कदम पर नैतिक विचारों को ध्यान में रखना जरूरी है। इन नैतिक दिशा निर्देशों का मुख्य मकसद क्या होता है? क्यों जरूरी है इतने? इनके कई महत्वपूर्ण मकसद हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है प्रतिभागियों, पार्टिसिपेंट्स के अधिकारों और उनकी भलाई, वेलफेयर की रक्षा करना।
ये सुनिश्चित करना कि उन्हें शोध की वजह से कोई शारीरिक, मानसिक या सामाजिक नुकसान न पहुंचे। उनकी निजता, प्राइवेसी और गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना। और शोधकर्ता के लिए शोधकर्ता की अपनी व्यावसायिकता और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देना। साथ ही ये शोध की विश्वसनीयता को भी बढ़ाते हैं। अगर लोगों को भरोसा होगा कि शोध नैतिक तरीके से किया गया है, तभी वो उसके नतीजों पर यकीन करेंगे। और अंततः ये पूरे मनोविज्ञान के क्षेत्र के वैज्ञानिक विकास में योगदान करते हैं। कुछ खास नैतिक पहलू या सिद्धांत हैं जिनका शोधकर्ताओं को खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, कई हैं, पर कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर स्रोत भी जोर देता है। जैसे कि सबसे पहले सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति शोध में भाग ले रहा है, उसे शोध के उद्देश्य, प्रक्रिया, संभावित जोखिम और लाभों के बारे में पूरी और समझने योग्य भाषा में जानकारी दी जाए और फिर उसकी मर्जी से बिना किसी दबाव के लिखित में सहमति ली जाए। और अगर वो बीच में हटना चाहे तो? हाँ, उसे ये भी बताना जरूरी है कि वो किसी भी समय बिना कोई कारण बताए शोध से हट सकता है और इसका उस पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा? गोपनीयता। प्रतिभागी से मिली जानकारी को गोपनीय रखना शोधकर्ता की जिम्मेदारी है। उसकी पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसने खुद इसकी अनुमति न दी हो। डेटा को सुरक्षित रखना होता है। क्या इसकी कोई अपवाद है? हाँ, कुछ सीमित अपवाद हैं, जैसे अगर प्रतिभागी अपनी या किसी और की जान को खतरा पैदा कर रहा हो या अगर कानून द्वारा जानकारी देना अनिवार्य हो। लेकिन ये अपवाद बहुत सीमित हैं और इनके बारे में भी प्रतिभागी को पहले से बता देना चाहिए। ठीक है। और तीसरा है धोखा और डीब्रीफिंग, डिसेप्शन एंड डीब्रीफिंग। कभी-कभी शोध के असली मकसद को प्रतिभागियों से छुपाना जरूरी हो जाता है ताकि उनके व्यवहार पर असर न पड़े। इसे धोखा या डिसेप्शन कहते हैं। तो क्या ये नैतिक है? इसे केवल तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब कोई और तरीका ना हो और शोध का महत्व बहुत ज्यादा हो। लेकिन अगर डिसेप्शन का इस्तेमाल किया गया है तो शोध पूरा होने के तुरंत बाद प्रतिभागियों को सब कुछ सच-सच बताना अनिवार्य है। इसे डीब्रीफिंग कहते हैं। उन्हें बताना होता है कि असली मकसद क्या था, धोखा क्यों जरूरी था और उनके कोई सवाल हो तो उनके जवाब देना। अच्छा, और क्या ध्यान रखना होता? 2 और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परोपकारिता, यानी प्रतिभागी का भला करना या कम से कम उसका कल्याण सुनिश्चित करना, और गैर हानिकारिता, यानी उसे कोई नुकसान न पहुंचाना। किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक नुकसान या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जोखिम? हाँ, जोखिम लाभ अनुपात, रिस्क बेनिफिट रेशियो का आकलन करना बहुत जरूरी है। शोधकर्ता को ये सुनिश्चित करना होता है कि शोध से समाज या प्रतिभागी को होने वाले संभावित लाभ उसमें शामिल जोखिमों से कहीं ज्यादा हों, और जोखिम अगर हों भी तो वो बहुत मामूली हों। ये तो काफी जिम्मेदारी वाली बात है। क्या इनके लिए कोई औपचारिक कोड वगैरह है? हाँ, बिल्कुल। जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अपना विस्तृत आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स है, जिसमें 5 सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं। ए, परोपकारिता और गैर हानिकारिता। बी, निष्ठा और जिम्मेदारी। सी, सत्यनिष्ठा। डी, न्याय। और ई, लोगों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान। भारत में भी नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स NAOP जैसे संगठन हैं जो नैतिक दिशा निर्देशों पर जोर देते हैं। तो कुल मिलाकर इस एकेडमिक स्रोत के जरिए हमने मनोविज्ञान में शोध की दुनिया की एक अच्छी खासी बल्कि काफी गहरी झलक देखी। हमने समझा कि शोध कैसे एक व्यवस्थित कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ, जिसके स्पष्ट लक्ष्य है वर्णन करना, व्याख्या करना और भविष्यवाणी करना। हमने ये भी जाना कि शोध कितने अलग अलग तरह के होते हैं, बुनियादी ज्ञान के लिए या व्यवहारिक समस्याओं के लिए, और उद्देश्यों के आधार पर भी वर्णात्मक, सहसंबंधात्मक, व्याख्यात्मक, अन्वेषणात्मक, और पूछताछ के तरीके के आधार पर मात्रात्मक, गुणात्मक या दोनों का मिश्रण। हमने शोध करने की पूरी प्रक्रिया को भी समझा, आइडिया आने से लेकर लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी तय करने, डेटा इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और आखिर में नतीजे साझा करने तक। और खास तौर पर हमने देखा कि सकारात्मक मनोविज्ञान जो इंसानी बेहतरी पर केंद्रित है, वो इन विधियों को उपयोग कैसे करता है। बिल्कुल, और उसमें क्या चुनौतियां हैं, जैसे स्व रिपोर्ट पर निर्भरता या सांस्कृतिक विविधता का सवाल। मूल्यांकन कैसे किया जाता है और उसकी क्या अहमियत है, ये भी समझा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नैतिक विचारों का पालन करना क्यों और कैसे लाजमी है। सही कहा।
जैसा कि इस स्रोत में भी कहीं कहा गया है, ज्ञान सबसे मूल्यवान तभी होता है जब उसे समझा जाए और लागू किया जाए। एकदम। और सकारात्मक मनोविज्ञान का शोध हमें सिर्फ इंसानी मुश्किलों को समझने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये हमें इंसानी ताकतों, गुणों और खुशहाली को सक्रिय रूप से बढ़ाने के तरीके खोजने में भी मदद करता है। ये समझना कि शोध कैसे काम करता है हमें इन खोजों को, इन नतीजों को बेहतर ढंग से आंकने और उनका सही इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। और जाते जाते एक विचार या कहें एक सवाल मन में छोड़ गया ये स्रोत। उसमें सकारात्मक मनोविज्ञान में स्वमूल्यांकन उपायों यानी सेल्फ असेसमेंट पे ज्यादा निर्भरता की आलोचना थी। हाँ थी। तो ये सोचने में मजबूर करता है कि आप खुशी, कृतज्ञता या आशा जैसे जो इतने व्यक्तिपरक, इतने अंदरूनी एहसास हैं, क्या उन्हें मापने का कोई वस्तुनिष्ठ, कोई ऑब्जेक्टिव तरीका हो भी सकता है? ये बड़ा सवाल है। क्या कोई ब्रेन स्कैन या कोई हार्मोन का लेवल या कोई और मशीन कभी बता पाएगी कि कोई सच में कितना खुश या शुक्रगुजार है? या फिर इन एहसासों की प्रकृति, उनकी फितरत ही ऐसी है कि व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण, उसका अपना व्यक्तिपरक अनुभव ही वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सच्ची जानकारी है जिसे हमें पकड़ना चाहिए, जिसे हमें समझना चाहिए? ये वाकई सोचने लायक बात है। शायद जवाब कहीं बीच में हो। शायद। विचार करने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता, थोड़ा ठहराव। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।